नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कुछ क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह कब हुआ, तो उसके समय हमको याद रखना है 1923 में। झंडा सत्याग्रह मुख्यतः हुआ क्या है वो यदि हम नज़र डालें उस पर, तो भारतीय झंडे को अंग्रेजी झंडे की जगह फहराना इसमें मूल उद्देश्य इनका रहता है। समय 1923 जनवरी के समय जबलपुर में हमारा प्रथम झंडा सत्याग्रह शुरू होता है। इसमें यदि हम देखें नेतृत्व किसने किया, तो राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी और राम गोपालाचार्य, इन तीन व्यक्तियों का हमको इसमें नाम मिल जाता है। कारण उद्देश्य यदि हम देखें तो अंग्रेजी झंडे की जगह क्या भारतीय झंडे को फहराना। इसमें ये लोग झंडे फहराते भी हैं। कहाँ, तो वो हमको जगह मिलेगी 8 मार्च 1923 को जबलपुर में उसकी नगर पालिका जो भवन है उसमें झंडा फहराया जाता है। लेकिन जबलपुर का जो अंग्रेजी अधिकारी वहाँ पर होता है वो भारतीय झंडे को एक तो उतारा और उसको फिर लातों से कुचला भी जाता है। तो इस काम के विरोध में फिर झंडा सत्याग्रह शुरू होता है। कहाँ से? जबलपुर से। तो आपको वहाँ मिलेंगे सुंदरलाल तपस्वी। कौन? सुंदरलाल तपस्वी। तो ये इसका विरोध शुरू करते हैं। तो हमको मुख्यतः नाम इनका याद रखना है। इसी के साथ सरकारी प्रतिबंध की अवहेलना सुभद्रा कुमारी चौहान जी इसमें शामिल होती हैं, जबलपुर से ही। और एक व्यक्ति और मिलता है नाथुराम मोदी, जो झंडा जुलूस निकालते हैं। कैसे कि भारतीय झंडे के साथ एक जुलूस का आयोजन किया जाता है जिसमें पुलिस से इनकी मुठभेड़ भी होती है। पुलिस ने रोका और इनको बाद में क्या किया, गिरफ्तार कर लिया जाता है इसमें। तो यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा जिनको 6 माह का कारावास हुआ। तो ये जबलपुर की घटना हुई कि झंडा फहराने के लिए उन्होंने क्या निकाला, जुलूस निकाला। धीरे धीरे ये सारी क्रियाएं बढ़ती गईं, गतिविधियां बढ़ी। तो ये इसके बाद झंडा सत्याग्रह का जो केंद्र बना वो बना नागपुर। कहाँ? नागपुर मुख्य केंद्र बन गया झंडा सत्याग्रह का। यहाँ पर होता क्या है कि 18 अगस्त 1923 को अंग्रेजों ने फिर राष्ट्रीय ध्वज के साथ जुलूस निकालने की अनुमति दे दी, जब ये आंदोलन थोड़ा बड़े रूप में आया। तो यहाँ पर नागपुर से नेतृत्व किसने किया, तो माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल और बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो इन्होंने फिर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। क्लियर हुआ? तो झंडा सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था हमारे राष्ट्रीय झंडे को फहराना, और बाद में ये अंग्रेजों ने अनुमति इसकी दे दी थी। चलिए, इसी के साथ मध्य प्रदेश में दूसरे सत्याग्रह शुरू होता है, वो है जंगल सत्याग्रह। कौन सा? जंगल सत्याग्रह। यदि जंगल सत्याग्रह की पृष्ठभूमि हम नजर डालें तो ये समय हमको मिलता है 1930 का। 1930 इस समय हम देखें तो भारतीय स्तर पर हमारा आंदोलन एक चल रहा था जिसको हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च, नमक कानून तोड़ने के लिए ये शुरू किया। उसके बाद तो जब हम यहाँ देखते हैं तो मध्य प्रदेश में पैरेलल ये दोनों साथ आंदोलन चल रहे होते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा होता है और साथ साथ में ये जंगल सत्याग्रह भी चल रहा होता है। तो इसमें नमक सत्याग्रह के साथ हुआ। यदि मुख्य क्षेत्र देखें हम तो सीपी एंड बरार यानी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र इसका मुख्य क्षेत्र रहा। इसमें आदिवासी, जो वनवासी और मध्य भारत के स्वतंत्रता सेनानी द्वारा इनको संचालित किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका कि जंगल सत्याग्रह क्यों हुआ? तो जंगल जो कानून था
कि जंग आपको वहाँ की लकड़ी या वनोपज लेने के लिए टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, और उसके बाद आप उनका यूज़ कर पाते थे। तो जंगल कानून को सरल बनाना और वनोपज का लाभ आदिवासी वहाँ के स्थानीय रहवासियों को मिले, इसके लिए किया गया। तो इसमें कौन कौन से मुख्य सत्याग्रह हमको मिलेंगे? तो पहला हमको मिलता है टुरिया जंगल सत्याग्रह, ठीक है, ये अलग अलग क्षेत्रों में हुए। तो पहला हमारा टुरिया जंगल सत्याग्रह कहाँ पर है? तो वो हमको क्षेत्र हमको देखना है कि सिवनी। कब? 1930 में। नेतृत्व किसने किया इसका? तो नेतृत्व करता मिलते हैं हमको दुर्गा शंकर मेहता। दुर्गा शंकर मेहता किस प्रकार से आंदोलन किया इन्होंने? तो सिवनी का जो टुरिया जंगल सत्याग्रह, वहाँ पर चंदन के बगीचे हैं। किसके? चंदन के बगीचे। तो चंदन के बगीचों में जाते थे, वहाँ से घास काटते थे और इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया? जंगल सत्याग्रह, इसी को सत्याग्रह का नाम दे दिया। कि अवज्ञा, मुख्यतः क्या करनी है कि जंगल कानून की अवज्ञा करनी है, उसकी मुखालफत करनी है, ठीक है। कब हुआ? तो डेट हमको मिल जाएगी 9 अक्टूबर 1923 को तय हुआ कि यहाँ पे जो चर्चा हो रही थी कि हमको जंग सत्याग्रह करना है, तो व्यक्ति जाएगा, जंगल कानून जाएगा, घास काटेगा और अपनी गिरफ्तारियाँ भी देगा। क्लियर हुआ? तो इसी प्रकार से जब सिवनी में हुआ तो सत्याग्रहियों पर वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर था उसने गोली चला दी, जिसमें मुख्य आपको व्यक्ति मिलते हैं, एक गुड्डो बाई, रैना बाई और बेमा बाई। तो ये 3 मुख्य महिलाएं हमको मिली और एक पुरुष का नाम मिलता है जो होता है बिरजू गौंड। बिरजू गौंड। तो ये चारों लोग शहीद हो जाते हैं पुलिस की गोलाबारी में। क्लियर? तो यहाँ पे हमको नेतृत्व करता, क्षेत्र और उसमें कौन शहीद हुआ उसकी जानकारी हो। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो सत्याग्रह हुआ, दूसरा जंगल सत्याग्रह, वो है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। क्षेत्र इसका बैतूल, और बैतूल में भी यदि हम क्षेत्र देखें कहाँ, तो वहाँ पर एक बंजारी ढाल करके एक क्षेत्र है जहाँ पर ये सत्याग्रह हुआ। इसमें भी कहानी वैसी की वैसी है कि कुछ 500 आदिवासी जुलूस और वही घास काटने के लिए निकलते हैं, तो जिस पर पुलिस गोलीबारी करती है। तो यहाँ पर जो नेतृत्व करता है वो रहे गंजन सिंह कोरकू, और मुठभेड़ में पुलिस की जो गोलीबारी में यहाँ एक व्यक्ति की मौत होती है, उसको नाम है कोवा गौंड। कोवा गौंड। तो यहाँ पे इस व्यक्ति का नाम हमको याद रखना है कि ये शहीद हुए और नेतृत्व किया था गंजन सिंह कोरकू ने। गंजन सिंह उस समय तो फरार हो गए, लेकिन बाद में पकड़े गए तो इनको कठोर कारावास दिया गया। और इसी के साथ में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह क्या हुआ? समाप्त। इसी आगे चलते घटनाक्रम में हमको कुछ और सत्याग्रह मिलते हैं, जैसे कि घुनघुटी का जंगल सत्याग्रह, तो ये 1930 में ही है, उमरिया जिले में। ओरछा का जंगल सत्याग्रह, तो ये भी 1930 में है। तो मुख्यतः 4 जगह हमको मिलते हैं, घोड़ा डोंगरी, ठीक है, और घुनघुटी जंगल सत्याग्रह, ओरछा सत्याग्रह, सिवनी का टुरिया जंगल सत्याग्रह। तो ये 4 सत्याग्रह जंगल से संबंधित हमको याद रखने हैं। चलिए इसके बाद दूसरी क्रांतिकारी घटना क्या होती है? तो ये होती है चरण पादुका गोलीकांड। चरण पादुका गोलीकांड, ये क्या था? तो ये हमको एक नाम मिलता है इसका, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड।
तो इससे जलियांवाला बाग हत्याकांड का जैसे ही नाम हम देखते हैं तो हमको एक फिल्म क्लियर होती है दिमाग में कि जो हम भारत का जलियांवाला हत्याकांड पढ़ते हैं उसमें जो गोलीबारी हुई, उसमें जो लोग मरे, उसी प्रकार का कांड मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसको हम चरण पादुका गोलीकांड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि 14 जनवरी 1931 को दिन था मकर संक्रांति का। तो यहाँ पर एक सभा आयोजित होती है, कहाँ पर? चरण पादुका। चरण पादुका कहाँ पे है? तो छतरपुर रियासत में एक उर्मिल नदी के किनारे चरण पादुका एक क्षेत्र है, वहाँ पर एक जनसभा आयोजित की जाती है। और इस जनसभा को रोकने के लिए वहाँ का जो एजेंट रहता है उसका नाम रहता है फिशर, एजेंट फिशर। तो वो अंधाधुंध गोलियां चलवाई, गोलीबारी का आदेश दिया इसने। तो इसीलिए इस हम क्या बोल देते हैं? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें जो सेनानी थे जैसे कि सेठ सुंदर लाल, धर्मदास खिरवा, चिरकू, हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी, रघुराज सिंह, ये व्यक्ति क्या हुए? शहीद हुए। तो यहाँ पे हमको डेट, नेतृत्वकर्ता, क्षेत्र और जो शहीद हुए और उसका जो उपनाम है वो हमको मुख्यतः याद रखना है। चलिए अब हम बात करें आगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है पंजाब मेल हत्याकांड। ये दूसरी घटना। पंजाब मेल हत्याकांड कब होता है? तो ये है 24 जुलाई 1931 को। दिल्ली और बम्बई जा रही ये पंजाब मेल जो ट्रेन हुआ कहाँ? तो ये खंडवा रेलवे स्टेशन की बात है कि खंडवा स्टेशन पर ट्रेन में यशवंत सिंह जो दमोह से संबंधित हैं, भुसावल के देवनारायण तिवारी और दलपत राव, ये 3 व्यक्ति खंडवा रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ते हैं। और उस ट्रेन में क्या जा रहा होता है? अंग्रेजों का कुछ हथियार जा रहे होते हैं और कुछ अंग्रेज अधिकारी उसमें थे। जैसे कि अंग्रेज अधिकारी का नाम मिलता है मेजर हैकस्ट। तो कौन था? मेजर हैकस्ट उसमें जा रहा था, उसके कुछ अधिकारी और थे और साथ में एक पालतू कुत्ता शेरू का नाम भी आता है, वो भी जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि जो हथियार लूट कर इसकी हत्या कर दी हैकस्ट की। किन लोगों ने? 3 लोग, ये यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव। तो इन पे बाद में फिर मुकदमा चला और इनको जबलपुर जेल में फांसी दे दी गई। तो इतनी सी घटना ये हमारी कौन सी? पंजाब मेल हत्याकांड। आगे हमें एक नया आंदोलन मिलता है जिसका नाम है कसाई खाना आंदोलन। तो कसाई खाना आंदोलन क्या था, कहाँ हुआ, कब हुआ, इस पे हम चर्चा करें। कि 1920 में ये प्रारंभ होता है, नेतृत्व जिसका किया था माखन लाल चतुर्वेदी ने। तो ये नाम याद रखना है कि कसाई खाना आंदोलन किसने प्रारंभ किया? माखन लाल चतुर्वेदी। कारण क्या रहा? कारण था कि एक ब्रिटिश कंपनी मिलती है सेंट्रल ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग सागर में, सागर के रतौना में, वो एक कसाई खाना खोलना चाह रही थी। तो जिसका विरोध माखन लाल चतुर्वेदी जी करते हैं और उसी को बोला कसाई खाना आंदोलन। तो इसके विरोध में जो उनका करमवीर समाचार पत्र है वो उन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि माखन लाल चतुर्वेदी का मुख्य योगदान रहा। ठीक, चलिए आगे हमारा टॉपिक है सोहावल नरसंहार, जिसको महाजन गोलीकांड भी बोलते हैं। कब हुआ? तो हुआ है 19 जुलाई 1938। कहाँ पर है? तो ये सतना में है सोहावल। तो इसमें मुख्यतः नेतृत्व करता है बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक सभा हो रही होती है जिसपे पुलिस गोलीबारी कर देती है। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, तो उनको इतना ही हमको याद रखना है कि लाल बुद्ध प्रताप, मधीर पांडे, रामाश्रय गौतम, इन तीनों की हत्या इस गोलीकांड में हो जाती है। तो मुख्यतः क्षेत्र हमको याद हो जाए कि सतना का है, डेट हमको याद रहे कि जुलाई 1938 की है, और इसको बोला क्या जाता है तो सोहावल नरसंहार या महाजन गोली कांड। ठीक,
इसके बाद दूसरा कांड हमको मिलता है सर्राफा कांड। तो सर्राफा कांड कहाँ से संबंधित है? तो ये इंदौर में हुआ। कब? 6 सितंबर 1942। इसको इस प्रकार से भी हम कनेक्ट करके देखें कि 1942 में भारत में क्या चल रहा था। तो भारत में चल रहा होता है भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ भी ये कांड होते हैं। तो इसमें क्या हुआ? तो पुलिस ने गोली चलाई, लाठीचार्ज भी किया, जिसमें एक व्यक्ति का नाम हमको मिलेगा मगन लाल ओसवाल। ये शहीद हो गए थे। तो उसके विरोध में फिर ये क्या हमारा चालू हुआ? सर्राफा सत्याग्रह। तो इंदौर का सर्राफा कांड हमको याद रखना है। आज के समय में भी इंदौर में जो सर्राफा बाजार है काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट घटना आती है चीचली की घटना। तो ये भी कब की घटना है? 8 अगस्त 1942 की, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की। चीचली कहाँ पड़ता है क्षेत्र? तो हम देखें कि नरसिंहपुर चीचली है। इसमें क्या हुआ? पुलिस ने जब स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया, जिसके विरोध में वहाँ के लोगों ने जुलूस निकाला। जैसे हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही शुरू होता है तो सभी बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी हुआ। तो उनके विरोध में जो जुलूस निकाला तो उस पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें मनसाराम और गौरा देवी 2 व्यक्ति हमको मिलते हैं जो शहीद हुए। किसमें? चीचली की घटना में। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट में हमको मिलेगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था? कि कोई भी व्यक्ति जाएगा, अंग्रेज अधिकारियों को सूचना देगा कि मैं इस दिन इस जगह पर सभा आयोजित करने वाला हूँ, बाद में उसकी गिरफ्तारी भी देनी है खुद की। तो इसमें हुआ क्या? ये 1940 में है, गांधी जी के आह्वान पे ये शुरू हुआ था। ठीक है, सत्याग्रही करते क्या थे? पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी दिया करते थे। तो इसमें जब देखें तो मध्य प्रदेश में केंद्र कहाँ? तो ये क्षेत्र रहेगा जबलपुर। और हमको एक नाम मिलेगा विनोबा भावे, जो पहले सत्याग्रही थे। किसके? व्यक्तिगत सत्याग्रह के। यदि दूसरा पूछा जाता है तो जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखना है कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए, आगे की घटना मिलती है हमको एक चावल आंदोलन। ये कहाँ पर है? तो ये रीवा क्षेत्र में हुई घटना है 28 फरवरी 1947 की। रीवा में क्या हुआ करता था कि चावल की खेती पर ये जबरिया लेवी वसूली हुई करती थी, लगान वसूला जाता था ज़्यादा मात्रा में। तो इसका विरोध वहाँ के लोगों ने किया, जिसमें नेतृत्व में हमको त्रिभुवन तिवारी, भैरव प्रसाद और ये 2 व्यक्ति हमको मिल जाते हैं। तो इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसको चावल आंदोलन, रीवा का चावल आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट घटना मिलती है बोरास गांव कांड। बोरास गांव कांड कहाँ है? बोरास कहाँ है? तो बोरास यदि हम देखें तो रायसेन के क्षेत्र में है, और बोरास एक घाट भी है, नर्मदा नदी का घाट है रायसेन में। चलिए, तो घटना है 14 जनवरी 1949। कहाँ हुई? रायसेन में। अब यहाँ यदि हम देखें तो रायसेन भोपाल रियासत का हिस्सा था 1949 में। अंग्रेज यहाँ से जा चुके हैं। तो ये घटना किसके बीच हुई? स्थानीय लोग और भोपाल की जो नवाबी सेना थी उसके बीच में। तो नवाबी सेना के बीच जो संघर्ष हुआ, कारण था कि नर्मदा नदी का जो तट है, जिसकी हम बात की कि बोरास, वहाँ पे झंडा फहराना था। तो जो नवाब की सेना उस क्या कर देती है? गोलीबारी। तो इसे बैजनाथ गुप्ता, मंगल सिंह और बीरन सिंह, इन तीनों की क्या हो जाती है? हत्या हुई। तो 3 व्यक्तियों के नाम हमको यहाँ पे मुख्यतः में देखे जाएंगे। और इसी कांड को क्या कहा जाता है? भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, हमको 2 जलियांवाला हत्याकांड उपनाम मिले। ठीक है, एक चरण पादुका नरसंहार में हमको उपनाम मिल जाता है, इसका मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड, और दूसरा भोपाल का यदि जलियांवाला हत्याकांड की बात आती है तो वो कौन सा है? बोरास कांड।
तो ये थी हमारी मुख्य छोटी छोटी कुछ क्रांतिकारी, कुछ आंदोलनकारी घटनाएं। अब हम बात करते हैं कुछ जो स्वतंत्रता सेनानी रहे प्रमुख हमारे, उनके बारे में। तो सबसे पहले व्यक्ति हमको मिलते हैं टांटिया भील। जनजातीय व्यक्तित्व में यदि हम देखें तो कौन? टांटिया भील, तात्या भील, टुंड्रा, इस प्रकार के इनके नाम मिलते हैं। जन्म कहाँ हुआ इनका? तो जन्म 1842 में खंडवा, ठीक है। खंडवा में भी यदि हम बात करें तो पंधाना तहसील, पंधाना तहसील। 16 वर्ष की उम्र में ये क्रांतिकारी बन गए थे। कुछ घटनाएं होती हैं 2-3, जैसे कि एक कहीं मांडू में घूमने जाते हैं, वहाँ पर रिवाज रहता है कि जो अंग्रेज अधिकारी रहेगा उसको आपको सलाम दुआ करनी पड़ती है, ये भूल जाते हैं करना। तो वहाँ पे इनको कुछ 100 बैत मारने की सज़ा दी जाती है, तो ये वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो यहाँ से थोड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ जो सज़ा मिली, अंग्रेज़ों ने सज़ा दी, उससे चिढ़ते हैं। दूसरा कांड ये हो जाता है कि इनका मित्र ही इनको चोरी के इल्ज़ाम में फंसवा देता है, तो वहाँ से फिर ये भागते हैं, ठीक है। तो खंडवा जेल में इनको रखा जाता है, वहाँ से दीवार फांद कर भाग जाते हैं और क्रांतिकारी अपनी जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देने लगते हैं। मुख्य इनके जीवन की यदि घटनाएं देखें तो इनकी मुलाकात होती है तात्या टोपे से 1858, यानी कि 1857 की क्रांति के दौरान। तो तात्या टोपे से ये लेते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रशिक्षण। गुरिल्ला युद्ध पद्धति इन्होंने सीखी तात्या टोपे से और उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया है। यदि पुलिस की बात करें तो इनको पकड़ने के लिए पुलिस को अलग से टांटिया पुलिस ब्रिगेड बनानी पड़ी थी। मतलब पुलिस की हिम्मत नहीं हो पा रहे थे कि अंग्रेज इनको पकड़ पाएँ, तो एक टांटिया ब्रिगेड बनाई। और पकड़ाए कैसे? तो इनके एक सहयोगी रहता है जिसका नाम था गणपत। इसकी जो पत्नी हुआ करती थी, इससे टांटिया भील राखी बंधवाते थे, ठीक, राखी बंधवाते थे। तो इसी का फ़ायदा उठा के गणपत उनको इनवाइट करता है रक्षाबंधन के दिन और पुलिस को खबर कर देता है, तो वो पकड़ा जाते हैं। तो 11 अगस्त 1989 को पकड़ाए और 4 दिसंबर 1889 को इनको क्या दे दी? फांसी की सज़ा। क्लियर हुआ? तो किसकी गद्दारी? गणपत की गद्दारी से ये पकड़ाए थे, वो हमको याद रखना है। नेक्स्ट दूसरे व्यक्ति हमको मिलते हैं भीमा नायक। जन्म इनका 1815, क्षेत्र है निमाड़, बड़वानी रियासत का पंचमहौली गांव। तो पंचमहौली में इनका जन्म हुआ। क्या थे? तो थाना बावड़ी एक जगह है, वहाँ भीमा ने एक गढ़ी का निर्माण कराया था, एक गढ़ी। और साथ ही था इनका दौलत सिंह, जिसकी मृत्यु के उपरांत इन्होंने ख्वाजा नायक का मोर्चा संभाला। ख्वाजा नायक इन्हीं के साथ ही मिलेंगे आपको 1857 की क्रांति में। क्या हुआ कि 13 फरवरी 1859 का समय था, तो भीमा के गांव कहाँ? पंचबावली में अंग्रेजों से भिड़ंत होती है, जिसमें 10 साथी इनके शहीद हो जाते हैं और ये जंगल भाग जाते हैं। जैसे तैसे जंगल भागे और इन्होंने फिर बाद में 1860 में ये पुनः निमाड़ पर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। भीमा नायक को कैद जेल भी हो जाती है, लेकिन जेल से फिर ये फरार हो जाते हैं। क्लियर? बाद में फिर पकड़ाते हैं 1867 में, गद्दारी की सूचना, तो सोते हुए पकड़ा जाते हैं और बाद में इनको जेल भेज दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट व्यक्ति की बात करें तो वो है ख्वाजा नायक या ख्वाजा नायक, आपको नाम मिल जाएंगे। ये क्या थे? तो सेंधवा घाट। सेंधवा घाट आपको मिलेगा वही बड़वानी क्षेत्र में। तो यहाँ के वार्डन के पुत्र थे और एक हत्या के जुर्म में 10 साल की सज़ा मिली, लेकिन 1856 में ही क्या हुए? रिहा हुए ये। इसके बाद देखें मुख्यतः काम क्या किया। तो 1857 की क्रांति में सेंधवा बड़वानी क्षेत्र का नेतृत्व
किसने किया था? ख्वाजा नायक और भीमा नायक ने। ठीक है। जुलाई 1860 में अंग्रेजों से प्रत्यक्ष युद्ध होता है और बाद में 1960 में एक रोहिद्दीन नाम का व्यक्ति इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी। क्लियर? ख्वाजा नायक की हत्या रोहिद्दीन ने की। चलिए, नेक्स्ट व्यक्ति हमको मिलते हैं सीताराम कुंवर और रघुनाथ भिलाला। ये दो व्यक्ति मुख्यतः 1857 क्रांति से संबंधित। तो कहाँ से? तो झाबुआ और बड़वानी क्षेत्र रहा इनका। जो भीमान और ख्वाजा नायक की मोर्चा की कमान बाद में संभालते हैं, जब इनको जेल हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये दो व्यक्ति फिर हमको मिलते हैं सीताराम कुंवर, रघुनाथ भिलाला। क्लियर? ये बाद में इनको भी आजीवन कारावास होती है पकड़ाने के बाद। नेक्स्ट व्यक्ति हमको मिलते हैं भागीरथ सिलावट, सादत खां, जिनके बारे में हम 1857 की क्रांति में पढ़ते हैं कि किस क्षेत्र से इन्होंने विद्रोह किया। तो वो किया था 13 मई 1857, कहाँ? इंदौर से। ठीक है। 10 जून को महिदपुर छावनी, उसमें विद्रोह होता है और प्रातः 8 बजे रेसिडेंसी पर हमला ये सादत खां करते हैं। ठीक है। 42वीं पलटन के जो सैनिक रहते हैं, सादत खां। नेतृत्व की बात आती है तो सादत खां है, भागीरथ सिलावट है और एक व्यक्ति और मिलता है यहीं इंदौर में, बंस गोपाल। तो ये 3 मुख्य व्यक्ति रहते हैं। सादत खां की यदि हम बात करें थोड़ी सी, तो मुरार छावनी विद्रोह और वहीं पर शहजादा फिरोज। शहजादा फिरोज कौन था? तो बादशाह मुगल जो थे, बादशाह कौन? बहादुर शाह जफर। इनका पुत्र था जिसने कहा महिदपुर में अपनी सत्ता प्रारंभ करते हैं ये। ठीक है। तो इसमें खुद सेनापति बनते हैं और उप सेनापति किसको बनाते हैं? सादत खां को। तो सादत खां किसके उप सेनापति बने? तो शहजादा फिरोज के। ठीक। आगरा में अंग्रेजों से मुठभेड़ होती है, सादत खां अलवर चले जाते हैं और बाद में अंत तक पकड़ाए नहीं, और बाद में पकड़ाए वो भी कब? 1874 में। तो 1874 में ही इनको फांसी दे दी जाती है। क्लियर? इसके बाद हमको जो नेक्स्ट व्यक्ति मिले वो है बोधन दोआ। कौन थे? तो राजा बखतबली, आपको याद होगा, हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी। कहाँ के राजा थे? तो शाहगढ़। शाहगढ़ के क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो सागर में है, शाहगढ़ रियासत। तो राजा उसके थे जो बखतबली, उसके मुख्य सलाहकार या सेनापति कौन था? बोधन दोआ। तो राजा बखतबली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, साथ में बोधन दोआ भी सागर क्षेत्र से ही लड़ रहे थे। 1857 में इन्होंने गढ़ाकोटा को जीता। ठीक है। और 1858 में का नाम मिलता है एक उजला अभियान। रेहली जो भी सागर का एक क्षेत्र है उसको जीता था। तो उसके बाद इनको क्या बना दिया? बखतबली ने किलेदार बना दिया था रेहली का। किस अभियान के दौरान? उजला अभियान। तो यदि बात कभी हमको क्वेश्चन मिलता है कि उजला अभियान संबंधित किससे है, तो बोधन दोआ से और रेहली सागर क्षेत्र से। नेक्स्ट व्यक्ति हैं अमझेरा के राणा बख्तावर सिंह। अमझेरा के राणा बख्तावर सिंह कहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था? तो भोपावर छावनी में इन्होंने नेतृत्व किया है 1857 की क्रांति का। ठीक। और अमझेरा की रानी का अंग्रेजों ने होलकर से सहयोग लिया। किससे? होलकर से। तो होलकरों ने सहयोग दिया और महू आने का निमंत्रण इनको मिला और बाद में इनको पकड़ा जाते हैं। तो इंदौर छावनी में इनको फांसी दे दी जाती है 1858 में। तो मुख्यतः हमको अमझेरा के थे, ये याद रखना है कि अमझेरा का नेतृत्व या अमझेरा के राजा कौन थे? तो राजा बख्तावर सिंह। नेक्स्ट व्यक्ति मिलते हैं हमको राघवगढ़ के ठाकुर दौलत सिंह। तो ये राघवगढ़ आपका नेमावर क्षेत्र में मिल जाएगा। सतवासा किले पर इन्होंने कब्जा किया
ठीक है। और यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम मिलता है कैप्टन डरहम, जिसकी दौलत सिंह से लड़ाई हुई, जिसमें दौलत सिंह हार जाते हैं और बाद में लज्जा में जहर खाकर अपने प्राण त्याग देते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करें रानी भीमाबाई की। तो रानी भीमाबाई का क्षेत्र और थी कौन? तो क्षेत्र रहता है इनका इंदौर, ठीक है, इंदौर। थी कौन? तो अहिल्याबाई के दत्तक पुत्र तुकोजी राव के पुत्र यशवंत राव की पुत्री, यानी सीधा सीधा यदि हम कहें संबंध किससे है तो वो होलकर वंश से इनका संबंध था। क्या किया? तो 1857 में महिदपुर अंग्रेजों के संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ ना देकर अंग्रेजों का विरोध किया, ठीक है। 20 वर्षीय भीमाबाई ने कुशल संचालन। दूसरा, इनका विशेषता ये थी कि छापा मार पद्धति, जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति है, उसको इन्होंने अपनाया था। तो हमको एक महिला का नाम भी मिल जाता है जिसने छापा मार पद्धति का यूज़ किया, ठीक है। होता क्या है कि मालकम जगह पे रानी को, शिविर को घेर लिया जाता है और ये बाद में वहाँ से भाग जाती हैं, और फिर जितना भी जीवन इनका रहा तो उस पूरा का पूरा इन्होंने कैसे निकाला? सन्यासी जीवन निकाला है, ठीक है। तो भीमाबाई का नाम हमको याद हो, उनका क्षेत्र हमको याद हो, 1857 की क्रांति से संबंधित हैं वो हमको याद हो। क्लियर? चलिए, तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन की कुछ प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं और उसके संबंधित व्यक्तित्व। तो आशा करता हूं कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपकी तैयारी में इससे बढ़ोतरी ही होगी, और इसी तरह की आगे की क्लास के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।